नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी एनसीईआरटी की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। चैप्टर नंबर 3 को आज हम कवर करने वाले हैं, तंतु से वस्त्र तक। यानी कि जो हमारे तंतु होते हैं, धागे होते हैं, उससे वस्त्र तक, यानी कि वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे पुराने साथी हैं या जो हमसे नए साथी जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। तो दोस्तों, चलिए, ये छोटा सा चैप्टर है, इसको कवर करते हैं। देखिए, पहेली और बूझों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञापन विज्ञापन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। क्या हो गए दोस्तों, जब वो उन्होंने विज्ञान प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता में अवार्ड जीता, पुरस्कार जीता, तो वे दोनों अत्यधिक क्या थे, उत्तेजित थे और उन्होंने पुरस्कार राशि से क्या करना का निश्चय किया कि वो अपने माता पिता के लिए क्या खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। और जब वो कपड़े की दुकान पर जाते हैं, वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता, यानी कि अलग अलग जो विविध प्रकार के जो सामग्री जब वो देखते हैं, कपड़े देखते हैं, तो वे क्या पड़ जाते हैं, उलझन में पड़ जाते हैं उनको देखकर। चित्र 3.1 नीचे देखते हैं। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं, तो कुछ संश्लिष्ट हैं। तो कुछ क्या है, संश्लिष्ट है, कृत्रिम है। तो दोस्तों, कुछ क्या है, संश्लिष्ट है, यानी कि कृत्रिम है। आप इसको याद रखिएगा, कृत्रिम और संश्लिष्ट को। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। उसके पास, दुकानदार के पास क्या थे दोस्तों, ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ी भी थी। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इस विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। तो क्या खरीदी दोस्तों, उन्होंने एक ऊनी मफलर खरीदा तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर। तो दोस्तों, ये क्या है, हमारी कपड़े की दुकान है। तो ये बूझो और पहेली यहीं पर गए थे। तो आगे देखते हैं। बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए तथा झाड़न, डस्टर आदि, ये सभी विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने होते हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। तो दोस्तों, किसके रूप में की उन्होंने इन सभी की वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। तो ये क्या है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के ये हमारे कपड़ों की एक क्वालिटी है। कपड़ों की अलग अलग विविधता की जो हमारे कपड़े होते हैं, ये उनकी क्या है, एक विविधता दिखाई गई है कि हमारे कपड़े किस किस प्रकार के होते हैं। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो दोस्तों, आगे देखते हैं। वस्त्रों में विभिन्नता। वस्त्रों में विभिन्नता। क्रियाकलाप 1, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कर्तन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, ये क्या चित्र 3.2 कपड़े की
कतरन का विविधृत दृश्य। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं यानी कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको देखते हैं, तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? चित्र 3.2। तो दोस्तों ये हमारा चित्र 3.2 है। इसमें आपने क्या देखा, इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तांगा ढूंढने का प्रयास कीजिए। ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। चित्र 3.3, यदि कोई ढीला, देखिए हमारा चित्र 3.3 में ये रहा, कपड़े से कोई धागा या तंतु खींचना। कोई धागा दिखाई न दे या पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा खींचने धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। तो क्या है दोस्तों, वो हमारा वस्त्र कैसे बनता है? धागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर ही क्या बनता है दोस्तों? हमारा एक वस्त्र बनता है। ये तागे किसके बनते हैं? ये तागे किससे बनते हैं? अब देखिए तंतु। तंतु 3.2, क्रियाकलाप 3, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। किसी सूती कपड़े से एक धागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दिखाए अनुसार अपने नाखून से खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? क्या हो गया है दोस्तों? पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है। देखिए ये तागे को पतले तंतु के रूप में विखंडित करना। एक इधर ये एक हाथ से क्या कर रखा है दोस्तों? इस धागे को पकड़ रखा है और एक तरफ से क्या है, वो खरोंच रहे हैं उसको। तो उस खरोंचने के बाद क्या हो गया है दोस्तों? इस प्रकार का बन जाता है। जैसे कि आपने उसमें भी देखा होगा, जब हम कोई सुई में धागा पिरोते हैं, जब धागा वो नहीं पिरोया जाता है तो उसके भी क्या है, जो धागे के विभिन्न विभिन्न क्या हो जाते हैं, वो हिस्सों में विखंडित हो जाता है, जिसके कारण धागे को सुई में पोने में क्या होती है दोस्तों? कठिनाई होती है। तो ये उसी प्रकार से दिखाया गया है। धागा पतली लड़ी में विखंडित हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। अब देखिए तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक, देखिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे। सुई में तागे को पिरोने या डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो हम सुई में कोई पोने का प्रयास करते हैं धागे को, अगर जो वो नहीं पोता है तो वो क्या हो जाता है? पतली लड़ियों में, यानी कि और क्या हो जाता है, वो उसकी पतली पतले के धागे और ज्यादा निकल आते हैं, जिसके कारण उसको सुई में पिरोने में कठिनाइयां आती हैं। तो ऐसा होने पर तागे को, देखिए ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। जब वो उसके विभिन्न क्या धागे और ज्यादा निकल आते हैं तो उसको गुजारना सुई के छेद से कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तंतु कहते हैं। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां और भी अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? तंतु बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। जैसे कि दोस्तों ये धागा है हमारा, ये क्या है? धागा है, और जब हम इसको एक सुई होती है, जो हम जैसे देखिए दोस्तों, ये क्या है? हमारी ये सुई है। ये क्या है? हमारी सुई है। जब हम इसको इसमें किसी धागे को पिरोते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो
विभिन्न विभिन्न के ये और ज्यादा उसके क्या बन जाते हैं, धागे के और धागे निकल आते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं दोस्तों, तंतु बोलते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं। तो वस्त्र किससे बनते हैं दोस्तों, धागों से मिलकर बनते हैं, तथा तागे भी यानी कि धागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, ये तंतु कहाँ से आते हैं, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। तो आगे देखते हैं, रुई तथा जूट, रुई तथा जूट, एक तो रुई और एक जूट, जिसको क्या कहा जाता है, पटसन भी कहा जाता है, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। किससे, पादपों से प्राप्त होते हैं ये हमारे रुई तथा जूट। तो इसको याद रखना है आपको। रुई तथा रेशम और ऊन, और ऊन किससे प्राप्त होती है दोस्तों, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन तथा रेशम किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों, जंतुओं से। देखिए, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं, रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले उदाहरण हैं। तो आगे चलते हैं। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। ऊन किससे प्राप्त होती है दोस्तों, ऊन भेड़ या बकरी से प्राप्त होती है। ऊन भेड़ या बकरी से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। तो हमारा रेशमी तंतु क्या है, रेशम कीट यानी कि कोकून से खींचा जाता है। तो हमारा रेशम कीट किससे मिलता है, रेशमी जो तंतु होते हैं वो किससे मिलते हैं दोस्तों, रेशम कीट से मिलते हैं। देखिए आगे देखते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था दोस्तों, प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसा रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इसमें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। तो दोस्तों अब क्या कि देखिए, हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग होता था। पहले क्या होता था दोस्तों, प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो कुछ क्या होते हैं दोस्तों, जो जंतु और पदार्थ पादपों से नहीं प्राप्त होते हैं, उन तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो इन्हें ही क्या बोलते हैं दोस्तों, संश्लिष्ट तंतु बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, संश्लिष्ट तंतु बोलते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं हमारे, ये पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। संश्लिष्ट तंतुओं के दोस्तों क्या है, उदाहरण है। तो चलिए आगे देखते हैं। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं का संग्रहालयों में बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। इन्हें कौन पहनते थे दोस्तों, योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने होते हैं, ये भी क्या किसी प्रकार के तंतु से बने हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ पादप तंतु, कुछ जो दोस्तों जो पादप से प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पादप तंतु बोलते हैं। जैसे कि रुई। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं। कि दोस्तों जो अब पहले लैंप की जो बत्तियां होती थी वो किससे बनती थी, रुइयों से बनती थी। इन बत्तियों को बनाने के लिए क्या आप उपयोग में लाते हैं, इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों तथा तकियों में भी किया जाता है। रुई का उपयोग किस किस में किया जाता है दोस्तों, रजाई, तकियों तथा गद्दों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक
कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए कि आपने क्या परीक्षण किया, आपने क्या परीक्षण किया। ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से क्या बनी होती हैं दोस्तों, बनी होती हैं। ये किससे बनी होती हैं, ये कपास तंतुओं से बनी होती हैं। रुइयां कहाँ से आती हैं, रुई कहाँ से आती हैं, इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां जहां की मृदा काली तथा जलवायु ऊष्ण होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए रुइयां कहाँ से आती हैं, इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास, जो कपास होती है, कपास कहाँ उगाई जाती है, कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं, जहाँ की काली मिट्टा, जहाँ की मृदा क्या होती है दोस्तों, काली होती है और जलवायु ऊष्ण होती है। जलवायु क्या होती है दोस्तों, गर्म होती है और ये कपास किस काली मिट्टी में उगाई जाती है। कपास किस में उगाई जाती है दोस्तों, काली मिट्टी में उगाई जाती है। आप इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं, क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, वो एक नींबू की तरह होते हैं और फिर वो जब पक जाते हैं तो क्या वो पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, खुल जाते हैं। जब वो खुल जाते हैं तो उसमें रुई निकल आती है, उससे रुई निकल आती है। तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसे कपास खेत देखा है जहां कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों, कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि कपास को अब क्या है हम वहां से निकाल सकते हैं, यानी कि वो कपास के लिए तैयार हो चुका है। इस समय खेत कपास के परिफुल्लों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम से ढक लिया हो, हिम से ढक लिया हो। देखिए दोस्तों, ये क्या है, हमारा रुई का खेत है। ये क्या है, हमारा रुई का खेत यानी कि कपास। और ये कैसा लग रहा है, कपास पादप के खेत, और ये जैसे कि हिम से ढका हुआ हो, हिम से ढका हुआ हो। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। देखिए साधारणतः साधारणतः इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों कपास को किसके द्वारा चयन किया जाता है, इन कपास बोलों को इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं, कपास ओटना भी कहते हैं। तो दोस्तों क्या कपास को किससे, हाथों से, कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही कपास ओटना कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही कपास ओटना कहते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। पारंपरिक ढंग से कपास किससे ओटी जाती थी, हाथों से ओटी जाती थी। चित्र 3.7, आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है, आजकल मशीनों का उपयोग किया जाता है। देखिए कि हमारे कपास ओटने, यानी कि कपास को क्या कर रहे हैं दोस्तों, अलग कर रहे हैं बीजों से। अब देखते हैं जूट, जूट या पटसन। जूट को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, पटसन बोलते हैं। देखिए इसको देखते हैं। पटसन पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों पटसन को किससे प्राप्त किया जाता है, पटसन तंतु को पटसन पादप चित्र 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये पटसन है 3.8, ये हमारा क्या है दोस्तों, पटसन पादप। पटसन का ये क्या है दोस्तों, ये पादप है। तो इससे ही क्या किया जाता है, हमें पटसन प्राप्त होती है। भारत में, देखिए आगे देखते हैं, भारत में इनकी खेती
वर्षा ऋतु में की जाती है। तो दोस्तों पटसन की खेती कब की जाती है? पटसन की खेती जो की जाती है वो की जाती है वर्षा ऋतु में। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। आगे देखते हैं, भारत में पटसन को प्रमुख रूप से निश्चित पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। तो पटसन को कहाँ कहाँ उगाया जाता है? सबसे ज्यादा हमारे भारत में वो उगाया जाता है पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। कब काटते हैं दोस्तों? पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, जब उसको काट लेते हैं तो उसको जल में डुबाकर कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। ऐसा करने पर तने क्या हो जाते हैं दोस्तों? गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से, तो दोस्तों क्या हो जाते हैं, जब उनको जल में डाल दिया जाता है तो जो तने होते हैं हमारे, वो तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। तो पटसन को क्या है दोस्तों? निकाल लिया जाता है हाथों के द्वारा, उसको पटसन को निकाल लिया जाता है। जब जल में उसको बहुत दिनों तक डाला जाता है तो हमारे क्या तने गल जाते हैं और पटसन को हाथों के द्वारा अलग कर दिया जाता है। हाथों के द्वारा क्या कर दिया जाता है दोस्तों? अलग कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तांगों में यानी कि धागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। पहले धागों में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद क्या क्या बनाया जाता है दोस्तों? हमें वस्त्र बनाए जाते हैं। ऐसा कैसे किया जाता है? ऐसा कैसे किया जाता है देखिए, आगे देखते हैं। ये देखिए, रुई से धागा बनाना, यानी कि रुई से हमारा क्या है दोस्तों? ये धागा बनाया हुआ। रुई से क्या बनाया है दोस्तों? ये हमारा धागा बनाया है। देखिए, आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। सूती धागे की कताई। सूती धागे की कताई। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4, तो देखिए इसको देखते हैं। एक हाथ में कुछ रुइयां पकड़िए। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए। दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। चित्र 3.9 में दिखाया गया है। क्या आप तागा बना सके? क्या आप तागा बना सके? 3.9 में देखिए, जैसे कि ये बनाया गया है। एक तरफ रुई को ऐंठ रहे हैं और दूसरी तरफ रुई को खींचा जा रहा है, जिससे कि रुई हमारी टूटे नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। रेशों से तागा यानी कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों? कताई कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? कताई बोलते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है और धागा बन जाता है। देखिए, आगे देखते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? तकली कहते हैं। देखिए, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। चित्र 3.10 में ये दिखाया गया है। देखिए 3.10 में देखिए दोस्तों, ये क्या है? हमारी तकली है। चित्र 3.10 में ये दिखाया गया है। चित्र 3.10 ये क्या है दोस्तों? ये हमारी तकली है। ये तकली है, आप इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा क्या है दोस्तों? एक चरखा है। चरखा हम दिखाते हैं आपको 3.11 में। देखिए दोस्तों, ये क्या है? हमारा चरखा है। ये क्या है दोस्तों? चरखा है। अब आगे देखते हैं। पहले
चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्राप्त की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मीलों से बने आयोजित कपड़े का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक क्या किया था दोस्तों? 1956 में एक भारत सरकार ने संगठन का निर्माण किया। क्या किया दोस्तों? संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागों का उपयोग क्या किया जाता है दोस्तों? वस्त्र बनाने में किया जाता है। 3.5 से वस्त्र, तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं। क्या है दोस्तों? बुनाई तथा बंधाई हैं। देखिए, तागों से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। तो देखते, एक विधि क्या है? बुनाई है। क्रियाकलाप टू में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों, जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, से मिलकर बने हैं। तागों के दो सेटों में को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, यानी कि वीविंग। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? वीविंग भी कहा जाता है। तागों के दो सेटों को आपस में तागों के दो सेटों को, यानी कि जो धागे होते हैं, उनको दो आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5। विभिन्न रंगों की दो कागज की शीट लीजिए और दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावा देखिए दोस्तों, ये हमारी कागज की पट्टियों से बुनाई। ये हमारी दो शीट है, ए और बी। तो इनको क्या है, अलग ये 30 सेंटीमीटर है और उनको काट लिया गया। काटने के बाद क्या है दोस्तों, ये हमारी बुनाई हो रही है चित्र 3 और चित्र डी में। देखिए दोस्तों, से 12.3 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। क्या है दोस्तों? वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत। ये देखिए दोस्तों, हथकरघा यानी कि हाथ के द्वारा जो बनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या आपने कभी यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इसकी बुनाई में किसी एक तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधरता चला जाता है। तो दोस्तों, आपने जब मोजे का कोई धागा या किसी भी चीज का एक धागा खींचते हो तो वो क्या है, धागा खिंचता चला जाता है और वस्त्र क्या है, उधरता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की
पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती हैं। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विधि वस्तुओं को बनाने में होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। पहेली जानना चाहते हैं कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? इन तंतुओं का किस में उपयोग होता है? तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से यह प्रचलित होता है कि प्रारंभ में लोग वस्त्रों की छाल, वक्ल, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा तंतुओं की चर्म और मसूर से अपने बने शरीर को ढकते थे। क्या किससे ढकते थे दोस्तों? पत्तियों से तथा जंतुओं की चर्म तथा मसूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयां तथा डालियां, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। आगे देखते हैं। फ्लेक्स भी एक पादप है। फ्लेक्स भी क्या है दोस्तों? एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। जिससे क्या होता है दोस्तों? प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। इसको याद रख लीजिएगा। फ्लेक्स भी क्या है? एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। दोस्तों क्या आ गई? बहुत सी विभिन्नता आ गई जब दो लोगों ने सिलाई करना सीख लिया, यानी कि कपड़े बनाने सीख लिए। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियां, धोतियां, लुंगियां तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। आज जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों में पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो दोस्तों आज भी आपने देखा होगा हमारे जो देश के विभिन्न इलाकों में विभिन्न जो हमारे राज्य हैं, उसमें क्या है, खानों में भी क्या बहुत सारी विविधता है। कहीं कुछ खाया जाता है, कहीं कुछ खाया जाता है। इसी प्रकार वस्त्रों में भी बहुत विभिन्नताएं देखने को आपको मिल जाएंगी। किसी इलाके में कुछ प्रचलित है पहनने के लिए, किसी इलाके में कुछ है। तो साउथ में जाओगे तो वहाँ क्या है, धोती कुर्ता पहनना बहुत विविधता पाई जाती है। वहां पर क्या पहने जाते हैं दोस्तों? धोती कुर्ता पहने जाते हैं आज भी। तो देखिए ये हमारे कपास गोलक है, यानी कि जो हमारा कपास गोलक होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको ओटना बोलते हैं। उससे क्या है, रेशे प्राप्त होते हैं, उसको कताई की जाती है, फिर उससे धागे बनाए जाते हैं। धागों से ही क्या है, बुनाई और बंधाई की जाती है। फिर उसके क्या बनते हैं दोस्तों? उसके वस्त्र बनते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर। तो प्रमुख जो शब्द इसमें यूज हुए हैं वो क्या है? रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई तथा तांगा। तो इसमें दोस्तों हमारे 2-3 इंपोर्टेंट पॉइंट थे, बाकी ये ज्यादा इसमें कुछ खास था नहीं। ये हमारा छोटा सा चैप्टर था। तो देखिए ये सारांश देखते हैं। वस्त्र सामग्री तथा वस्त्रों में विविधता होती है। वस्त्र सामग्री तथा वस्त्रों में विभिन्नता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी तथा पॉलिस्टर। तो हमारी जो वस्त्र सामग्री होती है दोस्तों वो विभिन्न प्रकार की बनी होती है। जैसे कि कुछ सूती से बने होते हैं,
कुछ रेशमी से बने होते हैं, कुछ ऊनी से बने होते हैं, कुछ पॉलिस्टर से बने होते हैं और भी बहुत सारे हैं। देखिए आगे देखते हैं। वस्त्र तांगों से बनते हैं यानी कि धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तो धागे किससे बनते हैं दोस्तों? धागे तंतुओं से बनते हैं। और तो और तंतुओं से क्या बनते हैं दोस्तों? वस्त्र बनते हैं। आगे देखते हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन तथा पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तो तंतु ये जो होते हैं हमारे रेशम, ऊन तथा जूट क्या है दोस्तों? कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट किससे प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों? ये पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं दोस्तों? कताई बोलते हैं। आगे देखते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है, जिनसे क्या बनते हैं दोस्तों? जिनसे वस्त्र बनता है। ये हमारा था छोटा सा चैप्टर। तो दोस्तों यही था हमारा आज का छोटा सा चैप्टर। तो बस वीडियो दोस्तों हमारी यहीं पर समाप्त होती है। देखिए ये था हमारा छोटा सा आज का चैप्टर। तो दोस्तों बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी के पास पहुंच जानी चाहिए ये, जिसके पास भी एनसीईआरटी बुक नहीं है और जो एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं उन सभी के पास क्या है दोस्तों? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और सभी चैप्टर को कवर किया जाएगा, सभी बुक्स को कवर किया जाएगा। और प्लीज़ जितने जितने भी हमारे भाई बंधु नए हैं या पुराने हैं, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। तो बस दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।